विमला उस वक्त अपने घर से बाहर निकलती है जब वह गोलगप्पे वाले की आवाज सुनती है। गोलगप्पा वाला आया है जी, गोलगप्पा ले लो। अरे अच्छे गोलगप्पे लाए हैं जी, आपकी गली तक लेकर आ गए, ले लीजिए। आ गया पूजा का आशिक। उसकी माँ तो मानने के लिए तैयार नहीं है कि गोलगप्पे वाले के साथ उसका चक्कर चल रहा है। अब भाइयों बहनों, अरे परियो, अरे आ जाओ। अरे आ गए हैं गोलगप्पा वाला जी। अरे मीठे तीखे इतने अच्छे अच्छे गोलगप्पे हैं, चटपटे गोलगप्पे हैं, खाएंगी तो आंसू निकल जाएगा जी। एक बार जो खाएगा वो बार बार आएगा, जो नहीं खाएगा वो पछताएगा। गोलगप्पा ले लो जी। गोलगप्पे वाला कैसे गोलगप्पे बेच रहा है? अरे पापा के परियों के लिए 10 के 6 हैं, लेकिन आपका पेट खराब ना हो जाए, ई के खातिर 10 के 2 दे रहा हूँ। पेट खराब हो तेरी बहन का, तेरी माँ का। अगर तुझे गोलगप्पे बेचने नहीं है तो गली में आता क्यों है? कहीं तेरी माँ किसी के साथ भाग तो नहीं गई, ये देखने तो नहीं आता? ए काकी, आपका लिहाज कर रहा हूँ, ई खातिर चुप हूँ, और वरना बोलने पे आया ना तो मैं तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ। ए काकी, गोलगप्पे खाने हैं तो गोलगप्पे खाइए, वरना रास्ता ना पिए, हमको बहुत काम है। मुझे अच्छे से पता है तुझे कौन सा काम है, किस वक्त पर है। नंदू अब बहुत देर तक गोलगप्पे का ठेला लिए बाहर खड़ा रहता है और आवाज लगा रहा होता है। तभी पूजा का बाहर आना होता है और वह मुस्कुराते हुए नंदू के ठेले पर जाकर उससे बोलती है, जल्दी जल्दी गोलगप्पे लगा दो, बस ऐसे तीखे गोलगप्पे बनाना जिसे खाकर मजा ही आ जाए। सारे मोहल्ले वाले तो इसे गोलगप्पे वाले भैया बोलते हैं, तू इससे कुछ क्यों नहीं बोलती? कहीं ये तेरा सैया तो नहीं? विमला काकी, मेरी खबर रखने से अच्छा है आप अपनी बेटी या बहू की खबर रखो। क्या पता उनका भी किसी के साथ कुछ चल रहा हो, मेरा तो फिलहाल कुछ नहीं चल रहा है। अरे जिंदगी में पहली बार तो कोई गोलगप्पे वाले को गोलगप्पा वाला भैया नहीं कह रहा है, तो भी आपको दिक्कत हो रही है। अरे इतना अच्छा काम कर रही हैं, अप्रिशिएट कीजिए, लेकिन नहीं, आपको तो भैया बुलवाना है। अरे आप गोलगप्पे बनाओ और थोड़े तीखे गोलगप्पे बना दो, इसे खाकर मुझे मजा आ रहा है। अरे अभी लगा देते हैं, इसमें क्या है। नंदू गोलगप्पे वाले का पूजा के साथ चक्कर चल रहा था, ये विमला अच्छे से जानती थी, लेकिन उमा इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन विमला भी कम नहीं थी, दोनों उन पर बराबर की नजर बनाए हुए थे। अब देर शाम विमला उमा के घर पहुंचती है। और बता विमला, कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है ना? सब तो ठीक है, लेकिन तेरी बेटी कुछ ठीक रहने दे तो ना। अपने मोहल्ले में तुझे कितनी बार कहा है अपनी बेटी पर ध्यान रखा कर। उस नंदू गोलगप्पे वाले के साथ तेरी बेटी का चक्कर चल रहा है, आज तो मैं खुद अपनी आंखों से देख के आई हूँ। तू भी ना विमला एक ही बात लेकर बैठी हुई है। मेरी बेटी का चक्कर उस गोलगप्पे वाले के साथ चल रहा है, तू भी कैसी बातें करती है। कहाँ मेरी सुंदर सी बेटी और कहाँ वो कलुआ। इस काले कलूटे कौवे पर तेरी बेटी का दिल आया हुआ है। अरे ऐसी बात नहीं है, पक्का तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। विमला हर रोज उमा को आकर एक ही बात कहा करती थी कि उसकी बेटी का चक्कर गोलगप्पे वाले के साथ चल रहा है, लेकिन उमा अपनी बेटी पर कतई शक नहीं करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक रोज उमा और विमला बाजार जाते हैं। देख, कल मुझे मेरा बेटा बता रहा था कि उसने नंदू गोलगप्पे वाले को तेरी बेटी के साथ देखा है। अगर मेरी बेटी का चक्कर उसके साथ नहीं भी होगा ना तो लोग मेरी बेटी को बदनाम ही करेंगे। देख, मैं तेरी बेटी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, सारा मोहल्ला जानता है कि उसका चक्कर नंदू गोलगप्पे वाले के साथ चल रहा है, लेकिन तू है कि मानने को तैयार ही नहीं है। विमला इतना कहती है, तभी उमा की नजर पास में लगे गोलगप्पे वाले के ठेले पर जाती है, जहाँ उसे अपनी बेटी पूजा नजर आती है। विमला, मैं जो सामने देख रही हूँ वही तू भी देख रही है क्या? अरे इस लड़की ने तो सच में नंदू गोलगप्पे वाले के साथ चक्कर चला रही है। आज इसे घर आने दो, इसे तो मैं सीधा करती हूँ। अच्छा हुआ जो तूने अपनी आंखों से देख लिया, वरना तुझे विश्वास ही कहाँ था। अरे इस लड़की ने तो मेरी नाक कटवा दी, पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी करवा दी। अरे इसे यही मिला था क्या चक्कर चलाने के लिए? उमा अपना सिर पीट कर घर आ जाती है और कुछ देर बाद पूजा भी घर आती है और आकर सोफे पर बैठकर एक लंबी डकार मारती है। अरे माँ, आज तो गोलगप्पे खाकर मजा ही आ गया। गोलगप्पे का चैलेंज जो लगाया था मैंने। अगर गोलगप्पा तुझे फ्री में मिलेगा तो तू क्यों नहीं खाएगी? आप कहना क्या चाहती हैं? कहीं आप विमला काकी के बातों में तो नहीं आ रही है ना? अरे नहीं भाई, मैं किसी की बातों में नहीं आ रही हूँ। अरे मैंने तो तुझे अपनी आंखों से देखा है बाजार में,
नंदू गोलगप्पे वाले के साथ गोलगप्पे खाते हुए। अरे माँ, वो भी पागल है। मैं एक मुस्कान देती हूँ और वो अपना दिल हार देता है और फ्री में गोलगप्पे खिला देता है मुझे। अब इसमें भला बुराई क्या है? तुझे कौन सा मैं पैसे नहीं देती हूँ जो तुम मुस्कुराकर उसके साथ गोलगप्पे खाने चली जाती है। आज से तेरा घर से निकलना बंद। ऐसे ही समय बीत रहा था। उमा अपनी बेटी पूजा पर नजर रखती है और उसे घर से बिल्कुल नहीं निकलने देती है, लेकिन पूजा भी किसी न किसी बहाने से निकलने की कोशिश में लगी ही रहती है। एक दिन देर शाम को पूजा घर से निकल जाती है। उसकी माँ इधर उधर उसे ढूंढने की कोशिश करती है और खुद से बोलती है, हे भगवान, ये लड़की कहाँ गई? इसे तो मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे किसे ढूंढ रही है तू? तेरी बेटी को तो मैंने आज शाम बड़ी जल्दी में कहीं जाते देखा था। जरूर वो नंदू गोलगप्पे वाले से मिलने गई होगी। क्या बात कर रही है विमला तू? अगर मेरी बेटी घर से बाहर गई तो जरूर कोई कांड होने वाला है आज। विमला और उमा इस वक्त पूजा को ढूंढने निकल पड़ती हैं और दोनों ही पूजा को कई जगह पर पूछती हैं, लेकिन उन्हें पूजा का कोई पता नहीं चलता। उमा, तेरी बेटी तो कहीं मिल ही नहीं रही। चल पास के मंदिर होकर आते हैं और भगवान से कहते हैं कि तेरी बेटी को सद्बुद्धि दे दे। अब दोनों मंदिर पहुंचती हैं, तो वहीं उमा देखती है कि उसकी बेटी पूजा गोलगप्पे वाले नंदू के साथ शादी के जोड़े में तैयार हुई उसके गले में जयमाला डाल रही है और पंडित जी शादी संपन्न होने की बात कर रहे हैं। सत्यानाश! तेरी बेटी तो यहाँ इस नंदू गोलगप्पे वाले के साथ शादी कर चुकी है। हम यहाँ उसके सद्बुद्धि की बात करने आए थे। वो तो पहले से अपनी बुद्धि खो चुकी है। हाय राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। इसे यही मिला था क्या? मैंने इस लड़की को कितने अच्छे अच्छे रिश्ते दिखाए थे, लेकिन इसने उनसे शादी ना करके इस गोलगप्पे वाले से शादी कर ली। अरे गोलगप्पे वाले का इतना भी क्या शौक जो तूने गोलगप्पे वाले को ही अपना पति बना लिया? तूने तो मोहल्ले में सभी के सामने नाक कटवा के रख दी। हे प्रभु, अब इसके दिन कैसे कटेंगे? आज से ना तू मेरे लिए मर गई। तू मेरी बेटी नहीं और मैं तुझे जानती ही नहीं हूँ। मैंने शादी कर ली है। आप लोगों को जो सोचना है करना है कर लो। मैं नंदू के साथ खुश हूँ। अरे सासू माँ, काहे इतना गुस्सा कर रही हैं आप? अरे आप कहेंगी ना तो रोज आपको गोलगप्पे खिला दिया करेंगे। और बिमला काकी, आप इनकी पड़ोसन हो ना, तो आप हमारी सास की दोस्त हो, तो हमारी सास लगी ना, तो आपको भी आज से फ्री में गोलगप्पा खिलाएंगे। क्या कहा तूने? तू मुझे फ्री में गोलगप्पे खिलाएगा? अरे तू कितना प्यारा है। जैसा भी है, इंसान का अच्छा होना तो अच्छा होता है। रंग रूप में क्या रखा है? अरे आप तो मान गई, हमारी सासू माँ कब मानेंगी? सासू माँ, आप कहे तो आपके लिए तीखे मीठे शरबत वाले या फिर नारियल पानी वाले गोलगप्पे बना दे का? माँ को गोलगप्पे ही तो पसंद नहीं, तभी तो वो तुम्हें नापसंद कर रही हैं। खबरदार, जो तूने मुझे सासू माँ कहा, तेरी तो हड्डी पसली एक कर दूंगी। दोनों के दोनों निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। अरे तेरी बेटी ने नंदू गोलगप्पे वाले से शादी करके मेरा भला तो किया। कम से कम ये मुझे गोलगप्पे वाले के पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। विमला, तू भी इतनी जल्दी बदल गई? अरे तुझे तो ये नंदू गोलगप्पे वाला फूटी आंख नहीं सुहाता था ना? पूजा जो कि रोज नंदू गोलगप्पे वाले से गोलगप्पे खाया करती थी, उसे नंदू के हाथों के गोलगप्पे और उसका साथ इतना ज्यादा पसंद आ जाता है कि वह नंदू के लिए जान देने तक को तैयार हो जाती है और जल्द ही उससे शादी कर लेती है। हालांकि पूजा की माँ उमा इस शादी के खिलाफ थी। आपको गिरफ्तार किया जाता है। एक औरत होकर ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई आपको? और अपने आप को जिम्मेदार औरत कहती हो? ये सब क्या है भाभी? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मानती हूँ हम गरीब हैं, लेकिन ऐसी हरकतें, छी! आप मेरा अभिमान थे, आप पर बहुत गर्व था मुझे, लेकिन आपने ये कर दिया। अरे बस कीजिए, अब गर्व और मान की बातें ना करे तो ही बेहतर होगा, वो भी इस महिला के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसी ऐसी औरतें भी होती है। इंस्पेक्टर जी, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन मेरी आदर्शवादी भाभी ने ऐसा कर दिया कि आज उन्हें पुलिस पकड़ने आई है। छी! ले जाइए ऐसी औरत को हमारे घर से। पुलिस अर्चना को ले जाती है। अर्चना के पीछे आरोही की शादी हो जाती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और अर्चना भी जेल से रिहा हो जाती है और वापस लौटकर उसी घर में आती है। तभी वहाँ विमला आती है और बोलती है, क्या बात है, वापस इसे गांव में लौट कर आ गई?
जरा भी शर्म नहीं आई ना यहाँ लौटने में? अरे मैं तो सोच रही हूँ आखिर अपना चेहरा कैसे दिखा रही हो आप सबको। कैसे क्या दिखा रही हूँ मतलब? मैं अपने घर में हूँ और हाँ, मुझे क्यों शर्म आएगी? मैंने जो भी किया था उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। और हाँ, मैं अपना चेहरा दिखाने आपके घर नहीं गई, आप आई हो मेरे घर। अरे रे बेशरम, जरा भी शर्म नहीं आती? कितनी बेगैरत औरत हो। छी छी छी। अच्छा हुआ तुम्हारी ननद ने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया और उसी दिन शादी करके अपने ससुराल चले गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए कि मेरी ननद की शादी हो चुकी है। मतलब पफ फेरे के लिए एक बार भी अपनी मायके नहीं आई। मैं कल ही जाकर आरोही को लेकर आती हूँ। कोई फायदा नहीं है, दोबारा लौट कर नहीं आएगी। इस गांव में बेचारी अपना मुंह नहीं दिखा सकती। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। निकल क्यों नहीं जाती हो तुम इस गांव से? अच्छा ठीक है, निकल जाऊंगी। ऐसा करो, मेरे लिए किसी दूसरे गांव में घर बना कर दो, तब जाकर यहाँ से चली जाऊंगी, वरना मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अर्चना और विमला में बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन अर्चना टस से मस नहीं होती अपने घर से। ऐसे ही अगली सुबह घर का सारा काम खत्म करके अर्चना अपनी ननद को लेने उसके ससुराल पहुंच जाती है। तभी आरोही उसे देखकर दरवाजे पर रोकते हुए कहती है, ये कहाँ घुसी चली आ रही हो? अरे कौन हो तुम? किसी के भी घर पर ऐसे मुंह उठाकर चले आते हैं क्या? शर्म आती है या नहीं? आरोही, तुमने मुझे पहचाना नहीं? अरे हाँ, कैसे पहचानोगी? पहले से ज्यादा पतली हो गई हूँ ना, इसलिए। अरे मैं तेरी भाभी हूँ। भाभी? कौन भाभी? मेरी कोई भाभी नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। खबरदार, खुद को कभी अनाथ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तेरे लिए। मैंने कितनी बार बोला है, ऐसे गलत शब्द नहीं बोलते हैं। तुम होती कौन हो मुझे अच्छाई का पाठ पढ़ाने वाली? मैंने किसी को इतना बोलने का हक नहीं दिया। तुम जैसी औरत को तो बिल्कुल भी नहीं, जिसको मैं जानती तक नहीं। क्या तुम मुझे सच में नहीं जानती है? क्या मैं तेरे लिए इतनी बुरी हो गई हूँ? ऐसा है तो यहाँ रहने का या इस दुनिया में रहने का मेरा कोई फायदा नहीं है। कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप जा सकती हो, और अगर अब भी नहीं जाना तो धक्के मार कर घर से निकाल दूंगी, समझी? आरोही की बात सुनकर अर्चना को बहुत दुख होता है, क्योंकि अर्चना और आरोही में बहुत प्यार था। अर्चना उसे अपनी छोटी बहन की तरह समझती थी। आरोही के भाई की मौत के बाद अर्चना ने एक घर और आरोही को संभाला हुआ था। ये सब सोचते हुए अर्चना घर पहुंचती है कि तभी वहाँ आरोही का पति राहुल अर्चना के घर पहुंचता है और बोलता है, भाभी क्या हुआ? आरोही ने आपसे बात नहीं की क्या? मैंने आपसे कहा था ना, उसे पूरी सच्चाई बता दो, लेकिन आप तो माने ही नहीं। राहुल, अगर मैं उसे पूरी सच्चाई बता दी तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाई। वैसे भी मैंने जो भी किया उसके लिए किया है। लेकिन भाभी, आज नहीं तो कल कभी ना कभी आरोही की आंखों से पट्टी हटानी पड़ेगी हमें, वरना पूरी जिंदगी वो आपसे नफरत करेगी। कोई बात नहीं राहुल, मैं इसी बात से खुश हूँ, लेकिन मैं ये कभी नहीं सह सकती कि आरोही मेरी वजह से खुद से नफरत करे या उसे पछतावा हो। लेकिन भाभी, ऐसा कब तक चलेगा? मैं आप दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ। आप दोनों कैसे पहले एक दूसरे के साथ रहते थे? ये सारी बातें छोड़ो और मुझे बताओ, मुझे कब मामी बनाने वाले हो? कब खुशखबरी देने वाले हो? राहुल और अर्चना बहुत देर तक बात करते हैं और कुछ देर बाद राहुल अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अर्चना के घर से राहुल को निकलता देख गांव का एक राजू नाम का लड़का अर्चना को बाहर बुलाकर बोलता है, क्या बात है अर्चना, अब क्या अपने ननद के पति को भी अपने प्यार में फंसाने का इरादा है? शादी तो किसी तरह हो गई, अब क्या अपनी ननद को बर्बाद करना चाहती हो? सुधर जाओ। बकवास बंद करेगा या झाड़ू से मारूं तुझे? आखिर बोलना क्या चाहता है तू? जैसा खुद बुरा है और गंदा है, वैसा ही मुझे समझकर बैठा है क्या? तुमसे तो लाख गुना अच्छा हूँ मैं। किसी अपने का घर तो नहीं तोड़ा मैंने कभी। अरे शर्म करो, जेल जाकर भी अकल नहीं आई। बोलना क्या चाहता है तू? साफ साफ बोल। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इतने गलत गलत इल्जाम लगा रहे हो? अरे अब तो शर्म भी नहीं आती। देखो गाँव वालों, बेशरम को कैसे पूछ रही है। मैं सबको बताता हूँ, पूरे गाँव वालों को पता चलना चाहिए। क्या पता चलना चाहिए? मैं भी तो सुनूं। आखिर ऐसी क्या बात है जो मुझे नहीं मालूम? अरे तू अपनी ही ननद के पति के साथ चक्कर चला रही है, शर्म कर ले थोड़ा। राजू के मुंह से राहुल के और अपने बारे में जैसे गलत बात सुनती है, तभी अर्चना पूरे गांव के सामने राजू को थप्पड़ मारती है। राजू को अपनी बेइज्जती महसूस होती है और अर्चना को धमकी देकर वो चला जाता है।
और कुछ दिनों बाद आरोही के ससुराल जाता है और बोलता है, आरोही, तुम मेरी गांव की लड़की हो और मैं तुम्हारा बुरा होते नहीं देख सकता, लेकिन बहन, अगर अभी तुमने ये सब नहीं रोका तो बर्बाद हो जाओगी। मैं क्यों बर्बाद होने लगी भला? वैसे भी मुझे भला कौन और क्यों ही बर्बाद करेगा? पागल हो गए हो क्या? अगर मैं जो तुम्हें बताने आया हूँ ना, अगर मैंने कह दिया तो पागल मैं नहीं तुम हो जाओगी। मतलब क्या है तुम्हारा? साफ साफ खुलकर बोलो, और अगर बोलना है तो ऐसी बातों को गोल गोल मत घुमाओ। तुम्हारे पति और भाभी का कुछ चल रहा है। मैं कुछ दिनों से तुम्हारे पति को रोज अर्चना के घर जाते देखता हूँ। घंटों बाद वो घर से निकलता है। अब पता नहीं इतने घंटे तक वो क्या करता रहता है। राजू की बात सुनकर आरोही को अर्चना पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके घर गुस्से में ही जाती है और अर्चना को बुलाती है। आरोही की आवाज सुनकर अर्चना और सभी गांव वाले बाहर आते हैं। तभी आरोही बोलती है, आखिर क्या दुश्मनी है आपको मुझसे? पहले शादी और अब मेरे पति। वाह क्या बात है! अब आपसे मैं नहीं मिल रही तो मेरे पति को अपने प्यार में फंसा रही हो। छी! ये सब गलत है। इस राजू ने जो कुछ भी बताया है सब गलत है। आरोही, तू मेरी बहन है और राहुल मेरा छोटा भाई जैसा है। अरे वाह, किसको पागल बना रही हो? मैंने कुछ दिन पहले ही देखा तुम्हारे घर से राहुल को निकलते हुए। तभी गांव वालों की भीड़ से विमला निकलकर बाहर आती है और राजू को एक थप्पड़ मारते हुए बोलती है, अरे शर्म कर ले राजू, तूने बस निकलते देखा है, मुझे सब मालूम है इनके बीच की बात। और तुम आरोही, अपनी भाभी से इतनी नफरत मत करो। बहुत अच्छी है तुम्हारी भाभी। कैसे अच्छी मान लूं मैं चाची? ये एक चोर है और मैं किसी चोर से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अगर आज भैया जिंदा होते तो आज इसका ये चेहरा देखकर फिर से उनको मौत आ जाती। बस करो, अब अपनी भाभी को चोर बोलना बंद करो। अरे चोर को चोर ना कहूँ तो क्या कहूँ? आपको तो सब पता है, फिर भी। हाँ, अब मुझे सब पता चल गया है, लेकिन कुछ महीने पहले मुझे सिर्फ उतना ही पता था जितना हमने देखा था। मैं तुम्हें सारा सच बताती हूँ। नहीं विमला चाची, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ मत बताइए। अरे चुप रहो। देखो आरोही, आज भी तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए चुप है। पता है आखिर क्यों? तुम्हारी भाभी चोर बनी। अरे तुमने जो प्यारा लहंगा पहनकर शादी की थी ना, उसी को चुनने की वजह से उसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। क्या? मेरे लिए लहंगा चोरी करके लेकर आई? हाँ, और एक भाभी लाई अपनी ननद के लिए शादी वाला लहंगा, वो भी चोरी करके। क्योंकि तुम्हारी शादी के लिए अर्चना के पास कुछ नहीं था, लेकिन तुम्हें खुश देखना चाहती थी, इसीलिए चोरी की अर्चना ने। विमला की बात सुनकर आरोही अर्चना के पैर पकड़ लेती है और माफी मांगती है। अर्चना भी बहुत रोती है और आरोही को अपने गले से लगा लेती है। दोनों ननद भाभी फिर से एक हो जाती हैं। महिमा और पूजा दोनों ही जुड़वा बहनें थी। वहीं दोनों के पिता एक नामी व्यापारी थे जिनका शहर में काफी नाम था। अरे बेटा, तुझे थोड़ी भी फुर्सत है कि नहीं अपनी बूढ़ी माँ और 2 जवान बेटी पर ध्यान देने का? अब क्या हुआ माँ? आप तो जानती हो ना, मेरे कपड़ों का व्यापार है। अब उससे ध्यान हटाऊंगा तो व्यापार में नुकसान हो जाएगा, और मैं इस साल ऐसा नुकसान झेल नहीं सकता, क्योंकि मैं पहले ही ऐसा नुकसान बहुत झेल चुका हूँ। अरे व्यापार तो अपनी जगह है, लेकिन अपने घर परिवार के लिए भी तो तेरी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? हाँ हाँ माँ, मुझे पता है आप किसकी बात करने के लिए कह रही है मुझसे। आप चिंता मत कीजिए, मैंने महिमा और पूजा दोनों के लिए लड़के देखे हैं। बस लड़के वाले दिन निकाल के आ जाएंगे हमारी बच्ची को देखने। अरे तो ये मुझ बुढ़िया को कौन बताएगा? चल ठीक है, लड़के वाले आएंगे तभी मैं लड़कों से सवाल जवाब कर लूंगी। हाँ माँ, आप अपनी तरफ से अच्छे से संतुष्टि कर लीजिएगा। अभी मैं चलता हूँ, मुझे दुकान जाना है। अरे महिमा, पूजा, कहाँ हो तुम दोनों? ना जाने ये लड़कियाँ कहाँ है। कभी इन्हें ये भी नहीं होता अपनी बूढ़ी दादी को पानी ही पूछ ले। पूरे दिन फोन फोन में लगी रहती है। अब कुंती महिमा और पूजा के कमरे में जाती है, जहाँ दोनों टीवी चलाकर नाच रही होती हैं।
और कमरे की हालत बिगड़ी हुई होती है। राम रे राम, इन दोनों लड़कियों को देखो, घर का क्या हाल कर रखा है। अरे दादी आओ ना, आप भी नाचो। अरे नाचो ना दादी। अरे बस भी कर, इस उम्र में ठीक से चल लूं वही मेरे लिए काफी है। कमर तो सीधी होती नहीं, लेकिन मुझे नचाने में बहुत मजा आ रहा है। अरे दादी, नाचने गाने से और खुशियाँ मनाने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती। अगर आप भी पहले से ये फॉलो करती तो आज आपकी कमर सीधी होती और आप इतनी जल्दी बुढ़िया नहीं होती। तूने तो बुढ़ापे के नाम पर कुछ ज्यादा ही हद मचा रखी है, कुछ भी बोलती है। चलो ये बंद करो तुम दोनों, मुझे तुमसे बात करनी है। पूजा बंद कर दे टीवी। दादी आप ठीक तो हो ना? कहीं सांसें तो नहीं चढ़ने लगी आपकी? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम दोनों से यहाँ ये कहने आई थी कि तुम दोनों के लिए राम किशन ने लड़का देख रखा है और जल्दी ही वो दोनों तुम दोनों को देखने आने वाले हैं। मैं तो चाहती हूँ तुम दोनों जहाँ भी रहो खुश रहो। अरे दादी, लड़का करता क्या है? ये सब पूछा पापा से आपने, या पापा ने आपको कहा कि वो मेरे लिए लड़का देख रहे हैं और आप मान गए? पिछली बार याद है ना, कैसे वो बड़े व्यापारी का लड़का कहकर पिताजी बिना सर के बालों वाले लड़के को लेकर आ गए थे। हाँ दादी, उन्हें देखकर तो मुझे भी हंसी आई थी, पापा भी ना। बंद करो तुम दोनों अपने दांत दिखाना, ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाते। ऐसे ही समय बीत रहा था। महिमा और पूजा ज्यादातर समय अपने दोस्त के साथ घूमने फिरने और अपने घर के साथ साथ दादी को भी दिया करती। वहीं राम किशन एक व्यापारी था, तो वो अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के लिए शादी के लिए एक अच्छा सा लड़का भी ढूंढ रहा था। अरे बेटा, क्या हुआ? तूने जिस रिश्ते के बारे में जिक्र किया था, वो लोग आए नहीं अपनी महिमा और पूजा को देखने? अरे हाँ, मैं तो बताना भूल गया कि वो लोग इस हफ्ते महिमा और पूजा को देखने आने वाले हैं। अरे इतनी भी जल्दी क्या है? आराम से देख सुनकर लड़कियों की शादी करनी चाहिए। शादी ब्याह का मामला है, जिंदगी भर का सवाल है। वैसे लड़का करता क्या है? लड़के के दादा परदादा के समय से उनका फर्नीचर का व्यापार है और अब तो बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है। दोनों भाई उसी में हैं। अच्छा ठीक है, वो तो मैं बातचीत करके पता लगा ही लूंगी। अब ये 2-3 दिन भी बड़ी ही आसानी से बीत जाते हैं, जिसके बाद कुंती के घर लड़के वाले महिमा और पूजा को देखने आते हैं। अरे महिमा, लड़के तो सुंदर हैं, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा इसमें से तेरा वाला कौन सा है और मेरे वाला कौन सा है। ताका झाकी मत कर, वो देख लेंगे तो क्या कहेंगे। थोड़ा तो सब्र कर ले, अभी से इतना शर्मा रही है। अब कुछ देर बाद महिमा और पूजा हॉल में आती है, जहाँ कुंती राम किशन और लड़कों के साथ उनके घर वालों के साथ बैठी होती है। ये रही मेरी दोनों बेटियाँ, मुझे तो लड़के पसंद है। देखिए, मुझे लड़के में तो कोई कमी नजर नहीं आ रही। हमें तो लड़का पसंद है और आपको लड़की पसंद है, लेकिन बच्चों को आपस में बातचीत करने दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि उनकी जिंदगी भर का सवाल है। हाँ हाँ, माँ सही कह रही है। बच्चों, आप लोग जाओ और आपस में बात कर लो। अब महिमा, अमन और पूजा विक्रम एक दूसरे से बात करने के लिए कमरे में जाते हैं और कुछ देर बाद वापस हॉल में आते हैं। फिर कुंती अमन और विक्रम के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर समझ जाती है कि बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। देखिए, आप लोगों का जो भी मन हो या जो भी फैसला हो, हमें बता दीजिए, हमें सब मंजूर है। बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और हमें क्या चाहिए? जिंदगी भर इन्हें साथ रहना है, हमें थोड़ी। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है रामकिशन जी। बस अब तो आप शादी की तैयारियां शुरू कीजिए।
वो क्या है ना, शादी की जल्दी तो हमें भी है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि बच्चों की शादी हो जाए तो बेफिक्र हो जाऊँ मैं। जी, जब आपको ये रिश्ता पसंद है तो हमें भी आपके दोनों ही बेटे पसंद हैं। महिमा और पूजा का रिश्ता तो फाइनल हो चुका था। अब शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। पापा, शादी की तैयारियां तो कुछ ज्यादा ही जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, मेरी शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शादी ऐसी होनी चाहिए कि लोग कभी भूल ना पाए कि आपकी बेटी की शादी थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तेरा बाप व्यापारी है, कोई राजा महाराजा नहीं। वैसे भी हमारे यहाँ की जो परंपरा है, हम उस हिसाब से ही शादी करेंगे। दादी, मुझे कुछ भी नहीं पता, शादी तो धूमधाम से ही होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अच्छा नहीं होगा। ना जाने आजकल के बच्चे कितने जिद्दी हो गए हैं। कुंती के घर की परंपरा चलती आ रही थी कि उनके यहाँ जिस किसी की भी शादी होती वो उनके गांव के कुल मंदिर में करवाई जाती थी, और महिमा और पूजा की शादी भी ऐसे ही होनी थी। लेकिन पूजा की जिद के आगे रामकिशन भी पूजा से ये कह देता है कि पहले शादी गांव के कुल मंदिर में होगी, उसके बाद धूमधाम से शादी का फंक्शन रखा जाएगा, और पूजा अंत में मान भी जाती है। अब सारा परिवार गांव के लिए रवाना हो जाता है। अरे देख रही हो ना माँ, कितने धूमधाम से शादियाँ चल रही हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये बच्चियों की कुल मंदिर में शादी हो जाने के बाद शादी के फंक्शन पर और खर्च करेगा। मेरा बेटा है, इसे तो मैं अच्छे से जानती हूँ। जैसे भी शादी निपटाने की कोशिश में है ये, वो भी कम से कम पैसों में। शादी की तैयारियां चली रही थी। गांव के पास में ही कुलदेवी का मंदिर था, जहां गांव के लोगों की शादियां रीति रिवाज के मुताबिक ही होती थी। अब महिमा और पूजा की शादी भी उसी कुल मंदिर में होनी थी। अरे जल्दी जल्दी मंदिर पहुँचना है हमें। अरे लड़के वाले आने ही वाले होंगे। पापा, कितनी सादगी भरी शादी है, ना हल्दी हुई ठीक से, ना संगीत हुआ, ना गाना। ये आंटियां भी ना जाने क्या गा रही हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। और ना यहाँ ढंग से मेहंदी वाली आई हैं। सो बोरिंग, सो सस्ती, नो नाच गाना, नो मजा, और खुद की लुकिंग लाइक दुल्हन का चेहरा छुपाओ। चुप नहीं रहा जाता ना तुमसे। हम यहाँ शादी करने आए हैं अपने रीति रिवाज से। अब महिमा और पूजा की शादी विक्रम और अमन से गांव के रीति रिवाज से कुलदेवी के मंदिर में की जाती है। लेकिन बाद में रामकिशन के वादे के मुताबिक कुछ भी नहीं होता, और रामकिशन का खर्चा तो बच जाता है। साथ ही सभ्य तरीके से दोनों ही जुड़वा बहनों की शादी भी हो जाती है। सलोनी अपनी होने वाली समधन रमा से कहती है, बहन जी, हमें तो आपकी बेटी बहुत प्यारी लगी, और हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। हमारी तरफ से भी बहन जी ये रिश्ता पक्का ही है। अब हमारे खानदानी पंडित जी जो हैं, मैं उनसे इन दोनों की शादी की तारीख पता करवाती हूँ, फिर आगे की बात करते हैं हम। जी जी बिल्कुल, हमारे भी एक खानदानी पंडित जी है। मैं भी एक बार उनसे कह दूंगी, और फिर जो भी तारीख हमें सही लगे शादी के लिए वही तय करेंगे हम। सब लोग मिलकर अभय और रूही का रिश्ता तय कर देते हैं। सलोनी अपने पति मोहन, बेटे अभय और अपनी सास मालती के साथ घर आई होती है कि तभी एक पटवारी आता है और कहता है, जी नमस्कार, सरकार यहाँ एक हाईवे बनवा रही है, तो आपका ये घर और जमीन उस हाईवे में जाएगा, जिसके बदले आपको सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आप सच कह रहे हैं ना? कहीं ये कोई सपना तो नहीं? हमें इस जमीन के बदले 1 करोड़ रुपए मिलेंगे? जी ये बिल्कुल सच है। हम कुछ दिनों बाद आएंगे सारी फॉर्मेलिटी के लिए, और कुछ समय बाद आपको पैसे दे दिए जाएंगे। पटवारी इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है, और तब मालती कहती है, अरे हमारी होने वाली बहू हमारे लिए कितनी शुभ है। आज ही रिश्ता तय हुआ है, और आज ही इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई। सच में लाखों में एक बहू है हमारी। हाँ माँ जी,
ये आपने बिल्कुल सही बात कही है। हमें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। 1 करोड़ की बात सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद अभय और प्राची की शादी का मुहूर्त भी निकल जाता है, जिसके बाद उन दोनों की शादी होती है। शादी करके प्राची अपने ससुराल आती है। प्राची ससुराल में अच्छे से घुलने मिलने की कोशिश करती है और प्राची को भी सभी लोग काफी ज्यादा मानते हैं। एक दिन सभी लोग बैठे होते हैं, तभी सलोनी कहती है, अरे प्राची, अभय, तुम दोनों की शादी हो गई। तुम दोनों ने कुछ सोचा कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो हनीमून के लिए? जल्दी से बता दो, फिर टिकट भी तो करवानी होगी ना। अरे माँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। प्राची, तुम्हारा कहीं जाने का मन कर रहा है तो बता दो, हम वहीं चलते हैं। हाँ हाँ बहू, तू जहाँ जाना चाहती है बेझिझक बता। वो दादी सास जी, मेरा ना शुरू से ही मन है पेरिस जाने का। मैंने सुना है वो बहुत ही सुंदर है। अगर हम वहाँ हनीमून के लिए जाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुझे अपने हनीमून के लिए पेरिस जाने का मन है तो बिल्कुल जाओ। हम लोग तो यही चाहते हैं कि तुम घूमो फिरो। अब यही तो उम्र होती है ना कहीं भी जाने की। बाद में कहाँ ही होगा कुछ। उम्र से ज्यादा पैसे मायने रखते हैं और मेरी भी इच्छा है कि मैं भी कहीं घूमने जाऊं। जवानी में तो जा नहीं सकी, लेकिन अब बहुत मन है घूमने जाने का। माँ, ये आप कैसी बात कर रही हो? बच्चे अपने हनीमून पर जाने की बात कर रहे हैं, इनके साथ आप कहाँ जाएंगी? अरे क्यों नहीं जा सकती मैं? बच्चों का मन पेरिस घूमने को कर सकता है, तो क्या मेरा मन नहीं कर सकता है? और बात साफ है, मैं भी घूमने जाऊंगी तो मतलब जाऊंगी, वरना कोई नहीं जाएगा। लेकिन माँ जी। माँ जी, कोई बात नहीं, अच्छा ही तो है ना, दादी सास भी चलेंगी। इनफैक्ट मैं भी तो कहती हूँ कि हम सब चलते हैं, एक फैमिली पिकनिक की तरह। सब बहुत मजे करेंगे वहाँ। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। इसी बहाने पूरा परिवार देश से बाहर जाएंगे घूमने। घूम तो आएंगे, लेकिन कहीं भी घूमने जाने के लिए जो पैसे लगते हैं उसका क्या करेंगे? पैसे तो चाहिए है ना जाने के लिए। अब वो बताओ कहाँ से आएंगे? आप लोगों ने बताया था कि हमारी जमीन हाईवे में आ गई है, तो हमें 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अभी अपनी जमीन को गिरवी रख देते हैं और उन पैसों को लेकर चलते हैं घूमने। और जब तक वापस आएंगे, क्या पता हमें वो पैसे मिल जाएं। बहू की बात में दम तो लग रहा है। मैं बहू की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो ठीक है, फिर मैं कल ही किसी से बात करता हूँ और गिरवी रख देता हूँ। सभी घूमने जाने के लिए बहुत खुश होते हैं। मोहन अगले दिन ही किसी से बात करके अपनी जमीन गिरवी रख देता है और उन पैसों को लेकर सभी घूमने चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद सभी लोग बहुत मजे करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं और कुछ दिनों बाद सभी वापस आ जाते हैं। घर में आने के बाद सभी लोग आराम करते हैं। अगली सुबह जब सब लोग पेरिस की फोटो देख रहे थे, तब वो पटवारी वापस आता है और सबको बताते हुए कहता है, नमस्ते। नमस्ते, आप यहाँ जमीन के 1 करोड़ रुपए देने आए हैं ना? नहीं, वो मैं आपको ये बताने आया हूँ कि जो जमीन आपकी हाईवे में गई थी ना, अब उसका रुख सरकार ने मोड़कर दूसरी तरफ कर दिया है, इसलिए अब आपकी जमीन का कोई पैसा नहीं मिलेगा। पटवारी इतना कहकर वहाँ से वापस चला जाता है। पटवारी की बातें सुनकर सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तभी मालती कहती है, हाय, ये क्या हो गया हमारे साथ? अरे कौन सी बहू उठा लाए? बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन ये तो कुलक्ष्मी है। हमारा घर गिरवी रखवा दिया, अब कुछ दिनों में घर बिकवा देगी। दादी सास, आप मुझे ये सब क्यों बोल रही हो? जो कुछ भी हुआ है वो क्या मेरी वजह से हुआ है? अभय, तुम कुछ बोलो ना इन्हें, देख रहे हो कुछ भी बोले जा रही हैं। मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। चुप कर बहू तू, तेरे पैर पड़ने के बाद ही ये नौबत आई है। अरे इससे अच्छा तो मैं अपने बेटी की शादी तुझसे कभी करवाती ही नहीं। कम से कम ये दिन तो देखना नहीं पड़ता मुझे। अभय, तुम सुन रहे हो ना मुझे क्या क्या बोले जा रहे हैं? अब क्या तुम चुपचाप ये सब सुन लोगी मेरे बारे में? बोलो ना तुम कुछ। मुझे भी माँ और दादी की बात कहीं ना कहीं सही लग रही है। पहले सब सही चल रहा था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद हमारा घर गिरवी रखना पड़ गया हमें। आप लोगों की इतनी छोटी सोच है और अब मैं नहीं रह सकती इस घर में। अच्छा है, तू खुद जा रही है,
वरना तो मैं तुझे धक्के मारकर निकाल देती। घर में आए हुए महीना भर नहीं हुआ है, मेरा घर बिकवा दिया तूने। प्राची को बहुत कुछ सुनाया जाता है, जिसे सुनकर उसे भी बहुत बुरा लगता है और वो गुस्सा होकर अपने मायके चली जाती है। ससुराल वालों में से कोई भी प्राची को वापस लाने के लिए नहीं जाता। कुछ दिनों बाद अभय की बुआ पूनम घर आती है और सबसे मिलते हुए कहती है, माफ करना भैया, मैं अभय की शादी में नहीं आ पाई। वो मेरे बच्चों का एग्जाम चल रहे थे और इनका एक्सीडेंट हो गया था, तो कैसे आती। खैर अब आ गई हूँ मैं अभय की पत्नी और अपनी बहू से मिलने। अच्छा ही है, उस अपशगुनी की शादी में नहीं आई तू। क्या हुआ दादी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? अरे वो इसी लायक है, इस घर में आई और हमारा घर गिरवी पर रख दिया। हमें सरकार से 1 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, लेकिन वो तो गए ही साथ में। हमारे ऊपर इतना कर्ज भी हो गया। पूनम को सारी बातें बताते हैं, जिसे सुनकर पूनम कहती है, अच्छा ही हुआ चली गई, क्योंकि इस छोटी सोच वाले लोगों के साथ कोई नहीं रह सकता। अरे सरकार ने जो कुछ भी किया उसमें उस बेचारी की क्या गलती? वो कभी ऐसा थोड़ी चाहेगी। और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए अपनी बहू के ही साथ ऐसा बर्ताव करते हुए। पूनम सबको बहुत सुनाती है और ऐसा आईना दिखाती है कि सबको अपनी गलती का एहसास होता है। उसी दिन अभय प्राची को लेने चला जाता है। जब वो प्राची को लेकर आता है तो मोहन कहता है, बहू हमें माफ कर दो, घर की लक्ष्मी को हमने घर से ही निकाल दिया। हाँ बहू, हमारी गलती है जो पहले हमने बिना सोचे समझे घर गिरवी रखवा दिया और फिर बाद में इन सब का तुम्हें दोष दिया। मुझे माफ कर दे बहू। आप सब माफी क्यों मांग रहे हो? आप लोग बड़े हैं, कुछ सुना भी दिया तो कुछ हो थोड़ी गया है। प्राची से सब माफी मांगते हैं और फिर प्राची सबके लिए चाय बनाने लग जाती है। बाद में सभी लोग हंसी मजाक करते हुए चाय पकौड़े खा रहे होते हैं। तभी फिर पटवारी आता है और कहता है, मोहन जी, आपका अदीतपुर में जमीन है जहां अब मेट्रो का काम शुरू हो चुका है, जिसके लिए आपको इन कागजात पर साइन करने हैं ताकि हम आपको 2 करोड़ रुपए दे सकें, जो कि सरकारी मुआवजे के तौर पर है। 2 करोड़? सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें 1 नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए मिल रहे थे। और फिर जिस तरह से सबने प्राची को कोसा था, वही सब अब 2 करोड़ रुपए मिलने का श्रेय भी प्राची को ही दे रहे थे।